जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपके लिए कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के गद्यखंड से लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या इसके पहले वाले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप वो वीडियो देखिए और इस पाठ की पूरी व्याख्या समझिए। और इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर की सरल व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर। इसका पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? जवाब यह है कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ गया। ऐसा असंतोष उनकी आंखों में दिखाई दिया। किनकी आंखों में यह संतोष दिखाई दिया कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद जाने से उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ गया, मतलब नवाब साहब की आंखों में। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और ना ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका उत्तर होगा कि नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु जीत नवाब के दिखावे की हुई, क्योंकि इसी इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघा और सूंघकर फेंक दिया। वो ये जताना चाहते थे कि खीरा खाने का लखनवी अंदाज यही है। नवाब साहब के इस स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। खुद को अमीर सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने खीरा खाने की इतनी तैयारी करी और इसके बाद उसको सूंघा और सूंघ के ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा कि हम लेखक के यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों यानी कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना कहानी की रचना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई ना कोई विचार होता है। हर लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कहानी को लिखने का, और उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, तभी तो कहानी सार्थक है। तो ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर होगा, इस निबंध का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व दिखावे को सिद्ध करता है। तो आपने देखा कि अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए उन्होंने खीरा खाने की इच्छा को भी दबा दिया और खीरा फेंक दिया। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से है ये प्रश्न, कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो अपन ने कहानी में पढ़ा है
कि सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, धोकर तौलिए से साफ किया, पोंछा और उसका पानी सुखाया। फिर जेब से चाकू निकाला और खीरे के सिरे को काटा, उसको गोद कर उसमें से उसका कड़वापन निकाला, झाग निकाला और इसके बाद उन्होंने बड़े एहतियात के साथ, सावधानी के साथ खीरे को छीला। फिर उसकी फांकें काटी, बड़े कायदे से फाकों को काटकर तौलिए पर सजा दिया और इसके बाद उसमें जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए, मुंह के पास ले गए और नाक से सूंघ कर रसा स्वादन किया, उसका स्वाद लिया और खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न क्या है? किन किन चीजों का रसा स्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हम खीरे का रसा स्वादन करने के लिए, यानी रसा स्वादन मतलब उसका स्वाद लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, हम खीरे का रसा स्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में रखते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। तो ये उत्तर आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के लिए, सिर्फ खीरे के लिए नहीं। तो ये उत्तर आपकी कल्पना शक्ति पर भी डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी कोई सनक और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, तो किसी एक के बारे में लिखिए। ये रचनात्मक प्रश्न है। देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। उत्तर होगा, पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के दिखावटी जीवन का पता चलता है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का भी ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक ये भी हो सकती है, नवाब अपनी शान व शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, पर बाहर खूब पैसे लुटाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तो खानदानी रईस हैं और खानदानी रईसों का यही अंदाज होता है। तो वो कहते हैं ना कि घर में नहीं खाने को, नवाब चले भुनाने को, एक कहावत है। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सनक के 2 रूप होते हैं। ऐसे कुछ सनकों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है, आप उत्तर में लिख सकते हैं कि एक सकारात्मक सनक होती है और दूसरा नकारात्मक सनक होती है। नकारात्मक सनक में अपना नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, और सकारात्मक सनक जो होती है वो समाज की उन्नति और प्रगति में सहयोग करती है। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देती है, वहीं सनक का जो सकारात्मक पक्ष है उसे रातों रात प्रसिद्ध भी कर देता है। मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की, तो हमारे देश के देशभक्तों को देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। दीवाने थे वो आज़ादी के। महात्मा बुद्ध को सत्य को खोजने की सनक थी, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का दर्जा उनको मिल गया। तो इस तरह की सनक देश समाज के कल्याण के लिए कल्याणकारी होती है। इसका अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क्रियापद छांटना है कि एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हैं। तो यहाँ क्रियापद है बैठे थे, इसमें क्रिया आएगी अकर्मक, कि जिस क्रिया में कर्म होता है यानी कर्म के द्वारा वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, वो सकर्मक होती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें बिना कर्म के ही पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। इसमें मैं आपको सीधा साधा एक सूत्र बता देती हूँ जिससे आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया को तुरंत पहचान सकते हैं। वैसे इसका एक अलग वीडियो है जो आपको मिल जाएगा। मेरा एक वीडियो है क्रिया पर आधारित, उसमें
सकर्मक क्रिया जानने के लिए क्रिया से क्या प्रश्न, मतलब क्या लगाकर आप प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया से क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या का जवाब कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या का जवाब कर्ता आ रहा है, लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं, कर्म। तो ये क्रिया अकर्मक ही है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, और पक्षी क्या है, कर्ता, कर्म नहीं है, केवल क्रिया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार अकर्मक और सकर्मक को अंतर किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है कि एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो यह क्रियापद जो है बैठे थे, क्या बैठे थे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। अगला वाक्य है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये क्रिया सकर्मक होगी, क्योंकि आप प्रश्न करिए क्या नहीं दिखाया, तो क्या दिखाया, तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है उत्साह नहीं दिखाया, इसलिए ये क्रिया सकर्मक होगी। अपन ने क्रिया से प्रश्न किया क्या दिखाया, तो उत्तर आया उत्साह। अगला वाक्य है जिसमें क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद लिखना है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो इसमें जो क्रियापद है कल्पना करना, कल्पना करना, इससे अगर क्या प्रश्न किया जाए क्या कल्पना करने की, तो यहाँ पर दिया नहीं गया है कि क्या कल्पना करना, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी का अगला वाक्य है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। यहाँ पर क्रियापद है काटना, तो काटना क्रियापद से प्रश्न करेंगे क्या काटना, अर्थात उत्तर मिल रहा है वक्त काटने के लिए, तो जवाब चूंकि मिल रहा है इसलिए इसका कर्म जो है वो वक्त हो जाएगा, इसलिए क्रिया सकर्मक होगी। और दूसरा क्रियापद है खरीदे होंगे, तो प्रश्न करेंगे क्या खरीदे होंगे, तो उत्तर मिल रहा है खीरे, तो इस क्रियापद का जो कर्म है वो है खीरे, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया होगी। तो काटना और खरीदे होंगे दोनों ही सकर्मक क्रिया हैं। अगला वाक्य दिया हुआ है कि दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यहाँ पर प्रथम क्रियापद है काटा, क्या काटा, तो उत्तर मिल रहा है सिरे काटे, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि सिरे इसका कर्म है। फिर अगला है गोद कर, किसे गोद कर, तो उन सिरों को गोद कर, ठीक है, तो खीरे के सिरे जो है यहाँ पर कर्म हो गया। तो निकाला, तीसरा है क्रिया निकाला, क्या निकाला, झाग निकाला, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। तो तीनों में काटा, गोद कर, निकाला, तीनों में ही सकर्मक क्रिया है। एक का कर्म है झाग, दूसरे का कर्म है सिरा, और तीसरे का कर्म है निकाला। अगला है नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर देखा जो है वो क्रिया है, तो इस क्रियापद से प्रश्न करेंगे क्या देखा, तो उत्तर आएगा प्रयोग की दृष्टि से ये अकर्मक क्रिया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो खीरे की फांकों की ओर देखा, तो उस दृष्टि से ये सकर्मक होगी, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से ये अकर्मक क्रिया है। अगला दिया हुआ है कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेटना क्रिया सदैव ही अकर्मक होती है, क्या लेट गए इसका जवाब नहीं मिलता है। कुछ एक क्रिया होती हैं थकना, सोना, रेंगना, तो इस तरह से ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। मुस्कुराना, रोना, तो ये स्थायी रूप से अकर्मक क्रियाएं होती हैं।
अगला है जेब से चाकू निकाला। निकाला यहाँ पर क्रियापद है, क्या निकाला? चाकू। तो यहाँ पर कर्म चाकू है, इसलिए क्रिया सकर्मक हो जाएगी। इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।